इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ, जो बोल रहे हैं वो तुम सुनो चुपचाप, जो बोल रहे वो सुनो, अपना दिमाग कम लगाओ। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, आपकी बुक में लिखा है ग्राफ, इसलिए सर पूछ रहे व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो दोनों बता दूंगा मैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी of heart during cardiac cycle। कार्डियक साइकिल के दौरान ग्राफ बनाएंगे हम लोग और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफ बनाएंगे। ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे ऑफ द हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक स्पेशल मशीन से किया जाएगा या फिर एक डिवाइस से किया जाएगा और उस डिवाइस का नाम होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो तुमको ग्राफ चाहिए था वो ये रहा। So what is electrocardiograph? It is a device, it is a machine by which we make a electrocardiogram। तो वो मशीन जिससे हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे, that machine is known as electrocardiogram, सॉरी ग्राफ। तो जो एक्चुअली ग्राफ है वो क्या है? ग्राम। जो एक्चुअली ग्राफ है वो एक्चुअली ग्राफ है कि ग्राम है? ग्राम। तो व्हाट इज ग्राफ? व्हाट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? इट इज अ डिवाइस और मशीन बाय विच वी एक्चुअली स्टडी अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मैं जानता हूं क्योंकि मैंने भी पढ़ा है और मैं जानता हूं कि मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो पढ़ने और पढ़ाने के बीच में थोड़ा सा मुझे डिफरेंस आया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ग्राफ को मैं हमेशा उल्टा ही समझता रहा। तो जिनको भी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ समझना है उनको ये नोडल सिस्टम बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, सो मैं इसको मिटा दे रहा हूं ताकि तुम्हें ये पता चले मैं करने क्या जा रहा हूं। मशीन का नाम और ग्राफ कर रहा हूं, पक्का? यस। आप पीछे जाकर के मेरी मदद करिए। क्या आपको एस से नोड याद है? वेरी गुड, एस से नोड याद है? क्या आपको एवी नोड याद है? वेरी गुड, एवी नोड याद, ये भी नोड भी याद है। वेरी गुड। क्या आपको बंडल ऑफ हेस याद है? बिल्कुल याद होगा। या आरबीबी याद है? और एलबीबी याद है? और ये पुरकिंजे फाइबर याद है? और इसका नाम है इंटरनोडल फाइबर। फिर से बोलो, पक्का? ये बेटा वो बच्चे हैं जो इसके पीछे हार्ट देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? बोलो कौन सा नोड? एस नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस है? शाबाश, बंडल ऑफ हिस। यस, वेरी गुड। और इट इज आरबीबी, एलबीबी याद है? और इट इज पुरकिंजे फाइबर। जो लोग इतना देख पा रहे हैं वो एक्चुअली अधूरा है, लेकिन जो इसके पीछे चीजें देख पा रहे हैं वही हीरो है। और मेरे हीरो ये हैं लोग हैं। बताओ ये क्या है? लंग्स। अच्छा, हार्ट है? अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि हार्ट है। बताओ। अच्छा, ये एट्रिया की वेंट्रिकल?
एट्रिया, वेरी गुड। बताओ यहां पर कौन सा नोड? यहां पर राइट बंडल ब्रांच हो गया। राइट बंडल ब्रांच के बाद ये अच्छा भाई, ये जो है ये एक्चुअली वेंट्रिकल की दीवार है और वेंट्रिकल की दीवार में घुसा रहा है, बोलो कौन? परकिंजे फाइबर। तो जो वाइट सिस्टम है वो मैंने यहां बनाया। अब जो मैं पूछूं वही बताना, अपने दिमाग को मत चलाना। बताओ एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से पेस बनता है कि पेस मेकर से इंपल्स आने पर? थैंक गॉड कि आप सही सुन रहे हो। पेस मेकर ने एक इंपल्स भेजी। क्या भेजी? इंपल्स। सी, इंपल्स। तो ये इंपल्स एक्चुअली क्या है? ये जो आपकी इंपल्स गई है ये किस फॉर्म में गई है? इंपल्स एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। कैसी इंपल्स है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहां सोडियम पोटेशियम चैनल की वजह से, किसकी वजह से? एक्शन पोटेंशियल बन रहा। क्या बन रहा? एक्शन पोटेंशियल। और उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से यहां से चीजें यहां पहुंच रही हैं। तो बताओ इस इंपल्स की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। फिर से बोलो। एंड कॉन्ट्रैक्शन का नाम होता है सिस्टोल। फिर से बोलो। सिस्टोल। और रिलैक्सेशन का? तो बताओ इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? पक्का? फिर ये इंपल्स कहां पहुंची? एवी नोड। पक्का? फिर बंडल ऑफ फेस, फिर आरबीबी, एलबीबी। पहले कौन कांटेक्ट होगा? एट्रिया। फिर कौन? वेंट्रिकल। थैंक गॉड आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ये आपको मालूम चल गया। अब मैं हार्ट की एक्टिविटी देख रहा हूं इन टर्म ऑफ दिस। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इंपल्स कहां से आएगी? एसए नोड से, एवी नोड से, बंडल ऑफ फेस। पक्का? वेरी गुड। एक और छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं मैं कि whenever there is any muscle और नर्व में ज्यादा काम होता है, नर्व और मसल। जब भी कोई नर्व या मसल रेस्ट कर रही होती, क्या कर रही होती है? रेस्ट। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट या कंडक्ट नहीं कर रही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहले मैं समझा दूं कि मसल का काम क्या है। मसल का काम है इट इज कॉन्ट्रैक्शन। फिर से बोलो। और नर्व का काम है कंडक्शन। फिर से बोलो। कंडक्शन। जो मैसेज ले जाए वो कौन है? नर्व। हाँ? और जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो कौन है? मसल। तो मसल क्या करती है और नर्व क्या करती है? तो जनरली नर्व जब कंडक्शन नहीं करे, जब कंडक्शन, तो हम एक शब्द यूज करते हैं कि भैया नर्व रेस्ट में है। किसमें है? तो जब नर्व रेस्ट में हो या मसल रेस्ट में हो तो क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्ट और नर्व कंडक्ट नहीं कर। इसका मतलब जो कंडक्शन इंपल्स है वो चल रही कि नहीं चल रही? नहीं चल रही। ओके, याद रखना एसए नोड इज अ नर्व और मसल। मसल। एवी नोड इज बंडल ऑफ फेसेस, आरबीबी, एलबीबी, पुरकिंजे फाइबर। अजीब ही भगवान ने किया है कि ये हमें मसल दी है लेकिन उसका काम क्या है? कंडक्शन। नहीं आया। वैसे मसल का काम क्या है? नर्व का काम। पक्का? और अब हमको एक मसल चाहिए जिसका काम क्या होना चाहिए था? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होना चाहिए था? लेकिन भगवान ने उस मसल को क्या एक्टिव दी है? कंडक्शन। और कंडक्शन करता है इंपल्स का। किसका? इंपल्स। और ये इंपल्स जहां जहां जा रही, जहां उसका नाम है एट्रिया और वेंट्रिकल। फिर बोलो। और इस एट्रिया और वेंट्रिकल की दीवारों में है 3 लेयर। कितनी लेयर? 3 लेयर। याद है? बोलो। एपिकार्डियम। पक्का? तो हमारे पास यहां एक प्रकार की मसल की 2। एक मसल जो क्या करेगी? कंडक्शन। और एक मसल जब बेटा इसका इंपल्स पहुंचेगा तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारे पास नर्व और मसल है कि मसल और मसल?
और एक मसल क्या कर रही है? कंडक्शन और एक कॉन्ट्रैक्शन, एक कंडक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन। ये वाला पूरा मस्कुलर सिस्टम है ऑटो एक्साइटेबल। इसका काम कंडक्शन ऑफ इंपल्स, और जहां जहां इंपल्स जाएगी उन मसल का कॉन्ट्रैक्शन। फिर बोलो, ध्यान लगा के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स होकर के पढ़ो, नहीं तो ये चला जाएगा टॉपिक। पर्सनल होकर के कुछ बात समझाइए बहुत करीब से। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो आज के बाद से रिश्ता कट। रखना है रिश्ता? नहीं रखना, हमसे नहीं रखना, रखना है तो छोटी सी बात का बुरा क्यों मान गए? आपकी वजह से अगर किसी को इतनी सी भी तकलीफ हो जाए तो आपको खुद जाकर के बोलना चाहिए, सॉरी सर, मुझसे हो गया। एंड दैट इज द साइन ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग। ना मैं किसी का नाम लूंगा, ना मैं तुम्हारा नाम लूंगा, ना मैं तो ये बताऊंगा कि क्या किया, लेकिन तुम जानते हो और हम जानते हो। और अगर मैंने तुमको डांट दिया है तो बहुत अंदर से, बहुत अपना समझ के डांटा है, और नहीं तो मैं तुमको बोलता भी नहीं, बात भी नहीं करता। बस ये प्रॉमिस करो कि अगली बार ऐसी कोई भी बात मेरे तक नहीं पहुंचनी चाहिए। प्रॉमिस? खड़े हो। बेइज्जती लग रही है? बेइज्जती उनकी होती है जिनकी हम लोग की इज्जत। कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। और तुम यकीन मानो, तुम्हारे सिलेक्शन में मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करूंगा, पर तुम सिलेक्ट हो। नागिन डांस करो। सर नाग हो, नागिन डांस कैसे करोगे? कड़ाखस। तुमको हंसाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें इसीलिए तभी समझ में आएगी। खुश रहो, कुछ नहीं हुआ, इट्स बिटवीन मी एंड यू, कोई नहीं जानता क्या बात किया इसने। लेकिन तीसरा भी बंदा जानता है, यहां पर बैठा है, हम, तुम और वो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, है ना? तो वो बंदा मेरे पास लौट के ना आए कि आपके समझाने के बावजूद बंदे ने बदतमीजी की, अब की बार कचर के मारेंगे। बैठो। हाँ? बहुत प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, खड़े हो, खड़े। प्रॉमिस करके बोलो कि सर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जो मैंने बोला है बोलो, रिपीट करो, रिपीट, ऐसे कान पकड़ो, जो मैं बोल रहा हूं रिपीट करो, कान पकड़ो, बोलो ऐसी गलती दोबारा। अरे किसी को, हमको तुमको मालूम है ना, बोलो ऐसी गलती हम किसी को बताएंगे नहीं क्या गलती थी। बैठो। नहीं ऐसा नहीं है, देखो सॉरी टू से ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन ये मेरी एक्चुअली, मैं भी बड़ा हुआ हूं, मैंने भी ये सब देखा है, मेरे पास भी मेरे समय में ये सब हुआ है। और मैं भी अपनी सिस्टर से बात करता था, दीदी से, बड़ी बहन है मेरे घर में, तो मैं उनसे बात करता था, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई थी। कई साल पहले भी मैंने 1 साल पहले बात बच्चों को बताई, तुम समझते नहीं। और उन्होंने मुझे बताई थी कि केवल फीमेल में ये पावर है, केवल फीमेल में, गर्ल्स में ये पावर है कि वो तुम्हारी नजर में खोट पहचान लेती है। अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते में नजर में खोट आ जाए, यहां पर बैठा हुआ बच्चा पहचान लेगा आज सर का मन गड़बड़ है, और वो पहचान जाते हैं। इसलिए आपको दिखावा नहीं करना है अच्छे होने का, अच्छा होना पड़ेगा। और जब आप अच्छा हो जाओगे तो आपकी नजर खराब। तो मैं क्यों दिखावा करूं मैं अच्छा हूं? पहले तो मैं अडॉप्ट करता हूं यहां पर आने के पहले कि यहां पर बैठा हुआ हर बच्चा मेरा भाई बहन या छोटा बेटा है, मेरी भी एक घर में बिटिया है। और जब ये अडॉप्ट हो जाता है तो मुझे कुछ और दिखता ही नहीं, मुझे दिखता है छोटा भाई बैठा हुआ, छोटी बहन बैठी हुई। और जब ये फीलिंग आती है तो नजर में दोष आ ही नहीं सकते। क्यों? आप अपने परिवार के साथ इतने गंदे हो ही नहीं सकते। तो पहले फील करना पड़ता है, यू हैव टू फील इट कि यहां बैठा हुआ। पहले तुम दिखावा करो, नहीं नहीं सर तो दिखावा वो तुरंत जान जाएगी। तुम्हारी नजर में दिक्कत आई, उसने कहा अरे ये आदमी गंदा है। तुम पूछना कभी, अपनी सिस्टर के साथ बैठना, कभी ऐसा बात करना मम्मी से, तो बोलेंगे हाँ ये गर्ल्स के पास पावर है। अगर तुम्हारी नजर बहकी, वो जान जाएंगे कि तुम्हारी बदतमीजी कहां तक जा रही है। और डोंट बी लाइक दैट। ये तुमको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सीख जाओ।
तुम कहते हो नहीं मैं देख रहा हूं और मुझे कोई नहीं देख रहा। हर देखने वाले को कोई और देख रहा है कि वो किसी को देख रहा है। समझ रहे हो? अरे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, फिर बदतमीजी, ये नहीं चाहिए। और याद रखो, तुम्हारी वजह से अगर कोई आदमी परेशान है इस दुनिया में तो ये तुम्हारे होने की सबसे बड़ी खराबी है। अगर तुम्हारे होने से कोई परेशान है इस दुनिया में, प्लीज मत करना, तो ये तुम्हारे होने की सबसे बड़ी खराबी है। तो अपने होने से लोगों के मन में मुस्कुराहट लाओ, ना कि तकलीफ ला दो। ऐसा नहीं कि आदमी तकलीफ में आ जाए, ये कहां से आ गया। प्रॉमिस करोगे? करोगे? तुम्हारी यस सर और नो सर में डिफरेंस नहीं है। किसी को बेवजह नाहक परेशान नहीं करो, किसी का नाम लेकर पीछे पीछे नहीं जाओ, किसी से ये नहीं कहोगे कि मुझे तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। किसी को करना होगा तो वो तुमसे खुद बोलेगा भैया आओ फ्रेंड हो। मत करो, ओके? बड़े खुश मत करो, क्योंकि मेरे बात तक पहुंची तो मैं अब बहुत फ्री होने वाला हूं। क्यों? मेरा कोर्स खत्म होने वाला, फिर मैं टहल टहल के मारूंगा। ये हमारे तुम्हारे बीच में और एक और आदमी जानता है। बदतमीजी नहीं होगी। सॉरी, देखो मेरा टॉपिक चला गया। ईसीजी याद है? साइंस के बीच में मॉरल साइंस होता है, मेरा टॉपिक खत्म हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। भगवान प्रभु बचाओ। बताओ, और तुमको खुश करना इसलिए जरूरी था कि तुम्हें ईसीजी समझाना है, इस वजह से। बताओ ईसीजी का फुल फॉर्म? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ईसीजी फुल फॉर्म है, एक मशीन से होगा, इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और बताओ किस नोट से चले? फिर आरबीबी, फिर एलबीबी, फिर ऐसे अच्छा लगता है, इन्वॉल्व हो इसमें। बताओ कहां से चले? ऐसे नोट। और बेटा हार्ट में गए, हार्ट में मसल है, नाम है मायोकार्डियम। फिर चलो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो बोलते हैं जब तक नर्व या मसल किसमें है, तो इस नर्व या मसल में, नर्व या मसल के साइटोप्लाज्म के कुछ आयन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कुछ फिर से बोलो, कुछ जैसे एक नेट निगेटिव चार्ज आता है, एक नेट किसमें? सेल के अंदर, चाहे वो सेल चाहे वो मसल। कब? और इस वजह से पोटेंशियल पैदा होता है, क्योंकि ए अगर निगेटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में बाहर पॉजिटिव, और कहीं पर भी दो चार्ज मिल जाए, निगेटिव और पॉजिटिव, तो बीच में फील्ड है, फील्ड का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? पोटेंशियल। तो यहां पर एक पोटेंशियल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बोलो RMP, फुल फॉर्म रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इस समय पर बंदा जिसके पास कोई काम नहीं है वो क्या कर रहा होगा? RMP। व्हाट इज RMP? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और हम मानते हैं इसमें दो पोल हैं, एक निगेटिव और एक, तो हम ऐसी सेल को पोलराइज्ड सेल बोलते हैं। बोलो क्या? पोलराइज्ड। तो बताओ सेल पोलराइज्ड कब बोली जाएगी? सेल पोलराइज्ड तब बोली जाएगी जब नर्व सेल कंडक्शन और मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो। जब वो रेस्ट में हो तो क्या कहलाएगा? पोलराइज्ड। फिर बोलते हैं इंपल्स चला। क्या चला? और जैसे ही इंपल्स चला तो यहां पर इलेक्ट्रिकल चेंजेस आते हैं अगेन, और इलेक्ट्रिकल चेंजेस आने की वजह से जो भी पोलराइज्ड कंडीशन थी वो उल्टी हो जाती है। उल्टी होने का मतलब अंदर प्लस बाहर माइनस। इस समय के पोटेंशियल का नाम होता है एक्शन पोटेंशियल। व्हाई इट इज नोन एज एक्शन पोटेंशियल? क्योंकि बंदा रुका है कि एक्शन कर रहा है? एक्शन। एक्शन मतलब काम। अब नर्व का काम कंडक्शन, मसल का काम, तो उन्होंने कंडक्शन या कॉन्ट्रैक्शन करने के दौरान अपने चार्जेस को वही रखा कि बदल दिया। तो पोलराइज्ड से हो गए डीपोलराइज्ड। फिर से बोलो। तो अगर कभी तुम्हें यह शब्द मिलने को पता चले कि एक होता है डीपोलराइजेशन और एक होता है पोलराइजेशन, तो व्हाट इज पोलराइजेशन? समझ गए? जब रेस्ट कर रही होती और जब कंडक्ट या कॉन्टैक्ट डी की री
और डी। और जब कंडक्शन निकल गया, यहां से निकल गया, तो फिर से सेल में वही कंडीशन वापस आ जाती है। रेस्ट में थी, काम किया, रेस्ट में आ गई, एंड दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन। फिर से बोलो, ये तीन शब्द अगर आपको आते हैं तो आप ईसीजी समझने लायक हैं। बताओ, अगर आप रेस्ट में, आप कौन, या तो आप नर्व है, या तो, और हार्ट में नर्व की बात, तो या तो आप मसल हैं, या तो आप मसल है, या तो आप एक मसल कैसी, जो कंडक्शन कर रही है, और एक मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। तो कंडक्शन करने वाली भी मसल है और कॉन्ट्रैक्शन करने वाली भी। तो ठीक उस समय, जिस समय कंडक्शन नहीं चल रहा, क्या या कॉन्ट्रैक्शन, उस समय पर क्या कहलाएगी, पोलराइज। पोलराइज। अगर कंडक्शन और कॉन्ट्रैक्शन चल गया और वापस रेस्ट में आया, तो मैं पोलराइज शब्द का मतलब बोलूं तो बता पाओगे? व्हाट इज पोलराइजेशन? रेस्ट। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? एक्शन। और व्हाट इज रीपोलराइजेशन? रेस्ट। पोलराइजेशन रेस्ट, डीपोलराइजेशन एक्शन, रीपोलराइजेशन रेस्ट। तो क्या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता रहता है? yes. आया नहीं आया? तो बताओ, तीन शब्द याद रहेंगे? पहला कौन, दूसरा, तीसरा रीपोलराइजेशन। और इंपल्स कहां से चली? अब मैं ऐसे नोड के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, मायोकार्डियम के रेस्पेक्ट में नहीं। अगर इंपल्स पैदा हुई तो बताओ, इसने एक्शन किया? नो सर। तो ऐसे नोड का क्या हुआ होगा, पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन? ऐसे नोड का अगर डीपोलराइजेशन हुआ होगा तो क्या जनरेट हुई होगी? इंपल्स। और अगर इंपल्स जनरेट हुई होगी तो चार्ज डिफरेंस आए होंगे? बताना पड़ेगा। चार्ज डिफरेंस आए होंगे, और ये चार्ज डिफरेंस ही बेटा वेव के रूप में ट्रेवल करेंगे। कहां ट्रेवल करेंगे? हार्ट में। बोलो कहां? तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा तो उसमें भी बेटा चेंजेस आएंगे। किसमें? चार्जेस में चेंजेस आएंगे, और इन चार्जेस की वजह से क्या पैदा होगी? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। बोलो क्या? बस उसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ने आए हैं जिसका नाम क्या है? ईसीजी। व्हाट इज ईसीजी? व्हाट इज डेफिनेशन? इट इज अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल, ड्यूरिंग systole and diastole, during contraction and relaxation. Systole is diastole is relaxation, systole is diastole is relaxation. याद रहेगा? तो बेटा अगर इतना सीख गए तो मैं आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं एक और बात पूछता हूं, जो भी ईसीजी पढ़ेगा अगर उसको ये नहीं दिखता तो वो क्वेश्चन 200% गलत ही करेगा। इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इंपल्स है? इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है। यस? हाँ, तुम ध्यान से सुन रहे हो। अब बताओ, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बंदा पोलराइज से कहां जाएगा? डीपोलराइज जाएगा। तो आयन चेंज होंगे। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन भी कर रहे हो या कंडक्शन भी कर रहे हो तो क्या आयन चेंजेस होंगे? और अगर आयन चेंजेस हुए तो क्या वो हार्ट में दिखेंगे? और अगर हम इलेक्ट्रोड लगाकर इन्हें देखना चाहें तो क्या दिखेगा? यस। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। हटा दें इसे। ठीक। और फिर से बता रहा हूं, इसके पहले कि मैं ईसीजी में दोबारा बोलूं घुसूं, तुम अगर ये याद नहीं रख पाए तो ईसीजी में गलती ही करोगे। चलो, पहला नोट एसए नोट, फिर अच्छा, फिर बंडल ऑफ केस। और अब होता क्या है कि जब भी आप ईसीजी की एक पट्टी देखेंगे, ये एक पेपर होता है। इस पेपर में स्क्वायर्स बने होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्वायर बने होते हैं। मैं जो भी बना रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चों कैलकुलेट करके नहीं बना रहा हूं, मैं केवल डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये गलत भी हो सकता है, बट आपको इतना समझना है कि सर ने पढ़ाया है कि वहां पर स्क्वायर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्क्वायर।
ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स बने होते हैं इस पट्टी पे। अब स्क्वायर गिनोगे तो मेरी गिनती के हिसाब से ये स्क्वायर कम होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ बहुत सारे स्क्वायर्स बने होते हैं और वो मैं उतने स्क्वायर्स बना नहीं पाऊंगा और आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। फिलहाल मैं केवल आपको परिचय करा रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। जब भी आप ईसीजी की कोई पट्टी आपको मिले देखने को, तो देखेंगे आप उसमें स्क्वायर्स बने होंगे। अब इस स्क्वायर्स में ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? ग्राफ। तो एक एक्सिस होगी y और एक एक्सिस होगी x। जो हमारी x एक्सिस होती है, इट विल टेल अबाउट द टाइम ड्यूरेशन, टेल अबाउट द, थैंक यू वेरी मच, टाइम ड्यूरेशन। एंड जो y एक्सिस है, इट इज टेल अबाउट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एम्पलीट्यूड। ओके, तो बताओ कितनी एक्सिस? एक कौन, दूसरा y एक्सिस। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, नींद आ रही तुमको अभी से? करने लगी, ये हटा लो। x एक्सिस और y एक्सिस में आपको दो अलग अलग चीजों के बीच में ग्राफ बनाना। बोलो कौन? एम्पलीट्यूड और टाइम ड्यूरेशन। पक्का? अब हम मानते हैं कि मान लो ये बेस लाइन है। क्या लाइन है? बेस। और बेस लाइन को हम मान के चलते हैं कि यहां पर जीरो पोटेंशियल है। कितना? जीरो। गड़बड़ हो जाएगा आगे तक जाते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो हम मानते हैं कि ये जीरो पोटेंशियल है, और जब हम ये जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं, थोड़ा नीचे मानते हैं, सॉरी क्योंकि मेरा पूरा सही डायग्राम नहीं, इसको मान के चलते हैं जीरो पोटेंशियल। कैसा? जीरो पोटेंशियल है। तो अब इस जीरो पोटेंशियल से मैं वेव शुरू करता हूं। याद रखना, जीरो पोटेंशियल का मतलब है अभी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ दूर तक वेव बिना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के जाती है। फिर अचानक इस वेव में एक पॉजिटिव वेव बनती है। कैसी वेव बनती है? पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो रीजन है पॉजिटिव है कि निगेटिव? हाँ, और ये वाला निगेटिव। तो जीरो के नीचे, जीरो के ऊपर पॉजिटिव। आपको और समझना पड़ेगा, पेज और है, समझ पाओगे कि पेज बना है? समझ जाओगे? तो याद रखना, पहली वेव बनती है दैट इज नोन एज पी वेव। फिर से बोलो, पी वेव। अब मुझे बताओ, सब लोग बताओ कि पी वेव इज अ पॉजिटिव या निगेटिव? क्योंकि जीरो एम्पलीट्यूड है कि प्लस में? पक्का? फिर थोड़ी दूर तक ये न्यूट्रल एक्टिविटी के साथ जाती है, ठीक? फिर इसके बाद डिप करती है और क्यू वेव बनती है। बोलो क्या? क्यू वेव। और जो बेटा पॉजिटिव होकर के ऊपर पहुंचती है, और फिर यहां पर एक और वेव बनती है। तो ध्यान सुनिएगा, पहली वेव, फिर वेव क्यू वेव। दिस इज अ क्यू वेव, पॉजिटिव निगेटिव? इस पॉइंट तक निगेटिव। यस। इसके बाद जो वेव बनती है दैट इज आर। फिर से बोलो। और फिर एक वेव बनती है दैट इज एस। फिर से बोलो, एस। ये मैं यहां लिख सकता हूं, चलो बोलो कौन? पी क्यू आर एस। और फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आती है, न्यूट्रल आता है, एंड देन फिर एक वेव बनती है दैट इज नोन एज टी वेव। कौन सी वेव? टी वेव। तो बताओ ये वाली कौन सी? ये वाली क्यू वेव, ये वाली आर वेव, एस, टी वेव। तुमको यहां पर पेज मानना पड़ेगा, यस और नो? मैंने केवल दिखाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग। ओ सॉरी, ये जीरो नहीं है, जीरो वाला पोर्शन ये है, मैंने जीरो बदल दिया था, ये रहे। तो बताओ ये वाला वेव, फिर आर, फिर एस, फिर टी। दिस इज अ टी वेव। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि एक्चुअली पी क्यू आर एस टी जो वेव है वो किन दो पैरामीटर्स के बीच में खींची गई है, तो बता पाएंगे वो? बोलो क्या? टाइम ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड। पक्का? और फिर से एक वेव चालू हो जाएगी दैट इज नोन एज पी वेव। बोलो कौन सी? पी वेव। तो इन पांचों वेव के बनने में एक कार्डियक साइकिल खत्म होती है। कितनी साइकिल? तो पाल साहब कितना समय लगेगा? इट इज 0.8 सेकेंड। कितना सेकेंड? यानी इस पूरे ड्यूरेशन में कितना?
अच्छा 0.8 सेकंड के बाद फिर से Q R S T, फिर से P Q R S T, याद रहेगा? यानी कार्डियक साइकिल हर बार अपने आप को रिपीट करेगी। तो बताओ फिर से आपके पास जो ये वेव आई है, दिस वेव, इट इज नोन एज P वेव। तो आपके पास कितने बेटा पॉइंट हो गए? 2। एक कौन सा? दूसरा? पक्का? अच्छा बताओ एम्पलीट्यूड किसका है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और ये वाला टाइम ड्यूरेशन किसके दौरान? कार्डियक साइकिल। मैंने ये स्क्वायर काउंट करके नहीं लिखे, ऑनलाइन वालों बच्चों का तुमने देखा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। अगर आपको टाइम कैलकुलेशन करना है तो उसके भी तरीके होते हैं, एमबीबीएस पे जाओ समझ में आ जाएगा। बाकी मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि इसकी एक बेस लाइन होती है। कौन सी लाइन? बेस, जिसकी न्यूट्रलिटी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी 0 होगी। इस बार पॉजिटिव, इधर इधर, फिर तीनों कितनी वेव हो गई? 5। पांचों वेव याद रहेंगी? पांचों वेव के नाम बताओ। P Q R S T। अगर ये वेव हैं तो ये क्या बताती हैं? मैंने क्या आपको डेफिनेशन बताई थी? व्हाट इज ईसीजी? ईसीजी भूल गए? इट इज अ ग्राफ। पहले बोलो इट इज अ ग्राफ, मन में लाओ, इट इज अ। और ग्राफ में 2 एक्सिस होंगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो पहले पूछा जाएगा एक्स एक्सिस में टाइम ड्यूरेशन होगा, वाई एक्सिस में पक्का? अब मैं बोल रहा हूं कि इसमें टोटल कितनी वेव हो गई? 5। नाम लिखोगे, बोलो क्या? P Q R S T। समझ में आया? अब चूंकि मुझे बोर्ड खाली चाहिए तो क्या मैं इसे हटा दूं? अगर मैं हटा दूंगा तो क्या आप इस बात को वापस मुझे बता पाओगे? चलो तब तक मैं कुछ बात यहां कर लेता हूं, इतनी जगह में इसमें कुछ बातें कर लेता हूं आपसे, ताकि आपको डायग्राम भी दिखाता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। चलो बोलते हैं इस PQRST 5 वेव में से 2 मेन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। दे मेक 2 मेन कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में नहीं है, प्लीज राइट इट डाउन। One complex is known as atrial complex. And दूसरा कॉम्प्लेक्स है that is known as ventricular complex. एक कॉम्प्लेक्स है एट्रियल कॉम्प्लेक्स और एक कॉम्प्लेक्स क्या है? वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। द एट्रियल कॉम्प्लेक्स टेल्स अबाउट द चेंज इन एट्रिया, चेंज इन एंड वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। अच्छा एट्रिया में कितने चेंजेस? भूल गए? एक कौन? सिस्टोल और एक डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। वेंट्रिकल में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। एट्रियल कॉम्प्लेक्स को बताने वाली वेव ये आपकी एनसीईआरटी में है, जो मैं लिखने जा रहा हूं ये है, दिट इज नोन एज पी वेव। बोलो कैसी? पी वेव। और वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को बताने वाली 4 वेव Q R S T। याद करो 6 डायग्राम बनाए थे मैंने, याद है? 6 डायग्राम में एक काम एट्रिया, 5 काम, याद है? वो 6 के 6 स्टेप याद है? पहला एट्रियल सिस्टोल, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, ज्वाइंट डायस्टोल या फिर रैपिड फिलिंग। याद है आपको? इसका मतलब पूरी साइकिल में किसका बोलबाला? वेंट्रिकल। और इस बात को कौन प्रूव करता है? ईसीजी। पी वेव कैसी वेव है? एट्रियल कॉम्प्लेक्स की। और QRST वेव किसकी है? अच्छा याद रखना, जो जो मैं पूछता जाऊं बताते जाना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने सही ढंग से पढ़ाया। बताइए पी वेव इज पॉजिटिव कि निगेटिव? हाँ पॉजिटिव। लार्ज की स्मॉल? स्मॉल। किसके रेस्पेक्ट में? आर के। आर के रेस्पेक्ट में स्मॉल। ओके नाउ क्यू वेव
पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। देखो क्यू वेव ये रही, पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव। स्मॉल की लार्ज, स्मॉल। ओके, आर वेव, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। स्मॉल की लार्ज, लार्ज। सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। यस, एस वेव, एस वेव इज निगेटिव, स्मॉल की लार्ज, स्मॉल। देखते जाओ वरना रट्टा हो जाएगा। ये वाली वेव, ये वाली पॉजिटिव, ये वाली निगेटिव, ये वाली पॉजिटिव। इसके बाद टी वेव, पॉजिटिव एंड स्मॉल। 5 वेव, P Q R S T। P wave is positive wave, Q wave is negative wave, R wave is और T wave is, S wave is positive, negative। इनके बीच में इंटरवल्स है जहां पर वेव नहीं बन रही। These इंटरवल्स भी मायने रखते हैं। ओके, इतना इनिशियल बात बता दी, मेरा काम बन गया। बताओ, एट्रियल कॉम्प्लेक्स कौन सी वेव? पी वेव। वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स QRST वेव। पक्का है? नाउ वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इट इज नोन एज इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स एंड दूसरा फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। मैं आपकी मुसीबत बढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों को लग रहा होगा डॉक्टरी झाड़ रहे, नहीं, सब कुछ एनसीईआरटी में पढ़ा के दिखाऊंगा, बस उनको नाम दे रहा हूं, ये मेरी गलती। सब कुछ एनसीईआरटी में पढ़ूंगा और आपको लगेगा कि हाँ सही है। पहली वेव पी है, पॉजिटिव वेव है, स्मॉल वेव है, एट्रिया कॉम्प्लेक्स के बारे में बताती है। किसके बारे में? एट्रिया। और मैंने कहा था ईसीजी वो कभी नहीं समझ पाएंगे जिनको नोड नहीं आते। याद आया? व्हाट इज नोड? ऐसे नोड, ऐसे नोड याद है? कहां से इंपल्स चली? ऐसे नोड। फिर से बोलो, ऐसे नोड का पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। और ऐसे नोड के डीपोलराइजेशन से इंपल्स बना और इस इंपल्स की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? नहीं आया? यस और नो? यस। याद रखना, पी वेव इज फॉर एट्रियल कॉम्प्लेक्स। फिर से एट्रियल, यस, इट इज एट्रियल कॉम्प्लेक्स और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की तरफ लीड करेगी। इट विल लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सॉरी यार, यहां गड़बड़ हो रहा है, हटा रहे, हटा दें, सेव करें, इसकी जरूरत पड़ेगी। चलो भाई, अब मैं इसका छोटा रूप, चलो बताओ ये क्या है? ये टी हो गया। चलो, जो मैं पूछता था बताते जाना। ये वाला Q R S T। थैंक यू वेरी मच, बहुत मदद आई। जो ये P वेव है, दिस P वेव, दिस द P वेव इज ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर से बोलो, एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन विल लीड एट्रियल सिस्टोल। ध्यान से सुनना, आधे से ज्यादा लोग बोलने के बाद भी नहीं सुन पाते, सुन नहीं पाते, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से नहीं बनी है। क्या बोला मैंने?
ये वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं बनी है। ज्यादातर समय से तुम यही पढ़ते आए हो कि ये वेव एट्रिया के कॉन्टैक्ट होने से बनती है। नो, ये वेव एट्रिया के कांटेक्ट होने से नहीं बनी है, बल्कि इस वेव की वजह से एट्रिया कांटेक्ट होगा। इसीलिए बोला एट्रिया को देखने वाले। तो ऐसे नोड ने एक इंपल्स दी। क्या दी? इंपल्स, जिसकी वजह से एट्रिया डीपोलराइज्ड हुआ। क्या हुआ? डीपोलराइज्ड। फिर से बोलो। और डीपोलराइज होने की वजह से क्या पैदा हुआ? एक्शन पोटेंशियल। बोलो। तो काम करने की वजह से एक्शन पोटेंशियल पैदा हुआ कि एक्शन पोटेंशियल की वजह से काम होगा? एक्शन पोटेंशियल की वजह से काम होगा। यस और नो? तो बताओ, जो ऐसे नोड से इंपल्स गई है वो एट्रिया के कांटेक्ट होने की वजह से बनी है? नो, इट विल कॉन्ट्रैक्ट द एट्रिया। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, कई बार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कई बार लोगों ने और बच्चों ने मुझसे इसमें लड़ाई की है। नहीं सर, हमारे सर ने यही पढ़ाया कि एट्रिया के कांटेक्ट होने से ये वेव बनती है। नो, सुनील सर की नहीं माननी है, हला सर की नहीं माननी है, ऐसे। ओके, चलो बताओ। पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। याद है? क्या वो तुम्हारी तबीयत खराब है क्या आज? हाँ, रिलैक्स रहो। बताओ, पी वेव इज ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन। और एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का चेंज होना है। और चेंज होते ही क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब पी वेव विल एट्रियल सिस्टोल। नाउ देयर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स, भूल गया था मैं लिखना। दिस इज नोन एज QRST। याद आया? इस कॉन्टेक्स्ट का नाम वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो। और वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स को फिर से दो भाग में बांटा गया। एक का नाम है QRS कॉम्प्लेक्स। फिर से बोलो। और QRS कॉम्प्लेक्स इज नोन एज वेंट्रिकुलर इनिशियल। बोलो कैसा? इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। और याद रखना, तीसरा है टी वेव। फिर से बोलो। एंड टी वेव इज अ फाइनल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स। जो मैं कर रहा हूं काफी देर तक आपको परेशान करेगा, पर रिलैक्स रहो, मैं काफी देर तक यहां रुकूंगा। पी वेव किस में निकल गई? एट्रिया के सिस्टोल करने में। एट्रिया के सिस्टोल की वजह से बनी? नहीं बनी। एट्रिया के सिस्टोल करने की वजह से नहीं, इसकी वजह से एट्रिया सिस्टोल। अब आई वेव, बोलो कौन? QRS। ये तीन वेव मिलकर के इनिशियल है कि फाइनल? फाइनल। तो अब किसी ने अगर बेटा देखा नहीं है, एसए नोड से एवी नोड, मर गए। किससे? यानी पी वेव के बाद बेटा एसए नोड से चीजें कहां गई? एवी नोड। और एवी नोड में पैदा हुआ डीपोलराइजेशन। क्या पैदा हुआ? तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा कि इसकी वजह से? इसकी वजह से। सुनना बंद कर दिया। पीपी ऊपर देखो। एट्रिया कॉन्टैक्ट हो चुके होंगे क्योंकि पी वेव ने काम कर दिया होगा। और पी वेव का कॉन्टैक्ट होने के बाद कहां पहुंचे आप? एवी नोड। और एवी नोड में फिर से क्या पैदा हुई? इंपल्स। अब कौन कॉन्टैक्ट होगा? वेंट्रिकल। तो याद बोलते हैं QRS वेव इज डेवलप्ड ड्यू टू, इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। किसकी वजह से? ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से पैदा होगी। एंड इट विल लीड टू, इट विल, सुन लो यार, इट विल लीड टू डायस्टोल की सिस्टोल? सिस्टोल। हाँ, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्या ये तीनों वेव के बाद सिस्टोल आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि Q वेव, R वेव, S वेव, तीनों वेव मिलकर के वेंट्रिकुलर को सिस्टोल में ले जा रही हैं। तो जैसे ही Q वेव पैदा होगी उसके कुछ देर बाद, उसके क्या होने लगेगा? वेंट्रिकल सिस्टोल। सर ये नहीं आया, फिर से बोलो, फिर से बोल रहे। यहां पर एक वेव है,
कितनी वेव है? तो जब ये पैदा हो रही होगी तब एट्रिया कांटेक्ट हो रहे होंगे किसके बाद? तो जब ये क्यू वेव पैदा हो रही होगी तब कांटेक्ट होंगे कि क्यू के बाद? आर के समय पर कांटेक्ट होंगे, यस। टी बेटा टी तक कांटेक्ट होंगे, यस। तो याद रखना क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, इट इज ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। फिर से बोलो, फिर से बोलो। इसका मतलब इंपल्स कहां पहुंच गई है? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल में पहुंच गए तो वेंट्रिकल डीपोलराइज हो गए। तो डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीपोलराइजेशन? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डीपोलराइजेशन। इसका मतलब वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट होने चालू हुए होंगे क्यू वेव के पहले कि क्यू वेव के बाद, और ये कॉन्टैक्ट बने रहेंगे। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स आया? टी वेव। टी वेव इज डेवलप्ड ड्यू टू, अब तुम लोग बेटा खो रहे हो अपना कॉन्सेंट्रेशन। डेवलप्ड ड्यू टू वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन की रेस्ट। सो इट विल लीड टू द सिस्टोल की डायस्टोल। सो इट विल लीड टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अरे मैंने तुम लोगों का कंसंट्रेशन पढ़ाने के चक्कर में बनने नहीं दिया, और मुझे मालूम है तुम्हारी तरफ से जवाब गलत ही आएंगे। तो मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, गड़बड़ हो गया। गड़बड़ मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, पर तुम हमको समझ नहीं पा रहे हो, इस वजह से मुझे लग रहा है कि तुम गड़बड़ जवाब दोगे। बताओ, पी वेव कॉन्ट्रैक्शन की वजह, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस वेव कॉन्ट्रैक्शन की वजह, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन। टी वेव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन। रिलैक्सेशन। बोलो, तो जिस समय रिलैक्सेशन हो रहा होगा तब ये वेव बनेगी कि इसके बाद? फिर से बोलो। इसका मतलब टी वेव तक क्या चल रहा होगा? जवाब ही नहीं आया, मैं जानता था नहीं आया। डायस्टोल। अच्छा ये लिख लो, ये लिख लो पहले, ये एनसीईआरटी में लिखा है, लिख लो फिर से दोबारा तैयारी करते। बताओ, पी वेव एट्रियल डीपोलराइज, क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर डीपोलर, वेंट्रिकुलर कहां गए? क्यू वेंट्रिकुलर डीपोलर। और टी वेव रिलैक्स हो। जब भी कोई चीज परेशान करने लगे उससे दूर हो। पहले अपने मन को बताओ, व्हाट इज पोलराइजेशन? रेस्ट। रेस्ट। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? रीपोलराइजेशन। और ये तुम मसल्स का देख रहे हो कि ऐसे नोट? अरे जानवी गड़बड़ कर दिया। किसका? ऐसे नोट। बताओ, ऐसे नोट का क्या हुआ? ऐसे नोड का क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। तो अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे। नहीं आया? मैं तो चाहे तो तुम 1 घंटा लगा दो, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं करता नहीं, यही करता रहूंगा। और अपना दिमाग पूरा अच्छी तरीके से यही लगाओ। हार्ट की वॉल को देखने वाले मरेंगे, क्योंकि ईसीजी इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ कंडक्शन। बोलो क्या? और लोग ढूंढते किसमें है? कॉन्ट्रैक्शन। ये भी मसल, ये भी मसल। तो बताओ, मसल कौन सी वाली तुम देख रहे हो? कॉन्ट्रैक्शन की कंडक्शन? हाँ, कौन सी वाली? कंडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा हो रही है, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पैदा करने वाला कौन? ऐसे नो। ये भैया ना होते तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी, क्योंकि ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। और वो शुरू किससे हुई है?
तो अगर SA नोड ने डीपोलराइजेशन किया, क्या किया? फिर से बोलो। तो क्या इंपल्स पैदा हुई? एट्रिया डीपोलराइज होंगे? डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा। नहीं आया सर? ये नहीं आ रहा, फिर से बताओ। इंपल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पैदा होगी, इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो हाथ उठा ले। इंपल्स की वजह से। तो जब मैंने कहा कि एट्रिया डीपोलराइज्ड हुए, क्या हुए? डीपोलराइज। किसका? एट्रिया का। तो बोलो, इसका मतलब एट्रिया में क्या पैदा हुआ? एक्शन पोटेंशियल। क्या पैदा हुआ? और एक्शन पोटेंशियल एक्शन की वजह से पैदा होता है, जबकि इसकी वजह से एक्शन होता है। तो बताओ एट्रिया में क्या हुआ? तो एट्रिया में क्या पैदा हुआ? अब एट्रिया क्या करेंगे? सिस्टोल। फिर से बोलो, सिस्टोल। नहीं आया? सक्सेना साहब बड़ा मुश्किल है, पैसा बहुत लगाया तुम पे मैंने। हाँ बताओ, अगर SA नोड का क्या हुआ? एट्रिया का एक्शन पोटेंशियल, क्या ये भी डीपोलराइजेशन हुआ? इसका मतलब एट्रिया सिस्टोल की वजह से डीपोलराइज हुए ना, इसकी वजह से सिस्टोल आएगा। यस और नो? और फिर ये वेव कहां पहुंची? AV नोड पे पहुंची, और AV नोड के पास पहुंचते ही वेंट्रिकल कांटेक्ट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये मैसेज जाता है सेप्टम को। किसको? और जब तक ये मैसेज वाल में नहीं पहुंचता, कहां पर? वाल में, तब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ, यहां पर डीपोलराइजेशन हुआ, फिर यहां डीपोलराइजेशन हुआ, फिर यहां डीपोलराइजेशन हुआ, तब जाकर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई। यस और नो? तो यहां से लेकर यहां तक मैसेज पहुंचते तक क्या हुआ? QRS। फिर से बोलो। तो जब तक QRS वेव बन रही थी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट था कि रिलैक्स? रिलैक्स। नहीं, जब तक कौन सी वेव बन रही थी? Q। तब तक कॉन्ट्रैक्ट था? सॉरी, कौन कॉन्ट्रैक्ट था? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट था। कौन सी वेव बनी? Q। और Q वेव ने बेटा इन फाइबर्स को मैसेज दिया। कौन कौन सी वेव? QRS। तो जैसे ही Q बनी होगी वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके थोड़ी देर बाद, क्योंकि ये मैसेज यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। नहीं है? तो बताओ, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Q वेव बनी कि Q वेव की वजह से? तो Q वेव के साथ ही कॉन्ट्रैक्शन होगा कि Q के बाद? हाँ? तो सर QRS क्या करेंगे? सिस्टोल। फिर से बोलो। किसका? वेंट्रिकल। किसका बेटा? वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल का सिस्टोल कौन कर रहा होगा? QRS। फिर से बोलो। और QRS सिस्टोल कर रहे होंगे तो वेंट्रिकल क्या कर रहे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट। उस समय पर एट्रिया रिलैक्स। इसका मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन की वेव तो है, पर एट्रिया की रिलैक्सेशन की वेव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेव किसके साथ मर्ज है? QRS। क्योंकि QRS किसका कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं? हाँ? और उसी समय एट्रिया। तो बताओ, एट्रिया की रिलैक्सेशन की वेव है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? पक्का? अब बताओ, एट्रिया इस समय पर एट्रिया रिलैक्स, वेंट्रिकल सिस्टोल में है। तभी बेटा इन मसल को कहा कि छोड़ो, बहुत हुआ, मट्टी पाओ, अब हम लोग करते हैं टी वेव। बोलो क्या? टी वेव। और टी वेव का मतलब है डीपोलराइजेशन की रीपोलराइजेशन। हाँ, रीपोलराइजेशन। मेरे साथ साथ सब लोग बोलेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, मैं कितना भी चिल्लाता रहूं। बताओ बताओ, पी वेव डीपोलराइजेशन किसका? हाँ, एट्रिया का, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इट विल लीड टू सिस्टोल। किसका? एट्रिया।
तो सब लोग मुझे एक वेव समझाओ, फिर एक साथ पांचों समझाऊंगा तो मर जाओगे। पी वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनेगा। मैं जीत गया। पी वेव एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं बने, बल्कि इस वेव की वजह से। पक्का? ऐसा पक्का? अब बताओ मैसेज कहां पहुंचा? एवी। हाँ, कौन सा कॉम्प्लेक्स बना? QRS। इन्होंने किसको कांटेक्ट करना चालू किया? वेंट्रिकल को। तो बताओ QRS वेव में Q कब बनी? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, इसकी वजह से? तो Q वेव के बाद, किसके बाद? Q वेव के बाद जब क्या बन रही होगी, तब तक कॉन्ट्रैक्शन शुरू होंगे। तो बताओ Q वेव के पहले कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा कि बाद? अगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से Q वेव बनी होती तो पहले क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्या बनती? Q वेव। और अगर Q वेव की वजह से कॉन्ट्रैक्शन है तो पहले कौन बनेगी? Q वेव, और फिर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। किस समय पर? QRS तक कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो बताओ QRS वेव इज पोलराइजेशन की डीपोलराइजेशन, एंड डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और इट विल लीड टू सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। अच्छा, जिस समय सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल हो रहा होगा, मैंने कार्डियक साइकिल पढ़ाई है, उस समय पर एट्रिया सिस्टोल में कि रिलैक्स, इसलिए एट्रिया की रीपोलराइजेशन वेव है कि नहीं है? एट्रिया रीपोलराइजेशन इज मर्ज विद, किसके साथ मर्ज है? मर्ज विद किसके? QRS। एंड देन पैदा हुई टी वेव। बोलो क्या? एंड द टी वेव इज द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। मेरे बच्चे मेरा जवाब सही कर देना, वरना मैं मूर्छित हो जाऊंगा। बताओ, ये रिलैक्सेशन की वजह से बनी, इसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा। इसका मतलब जब तक टी वेव बन रही है तब तक रिलैक्सेशन हुआ होगा कि नहीं? तब तक क्या चल रहा होगा? सिस्टोल। फिर से बोलो। इसका मतलब एंड ऑफ द टी वेव, एंड ऑफ द डायस्टोल, एंड ऑफ द सिस्टोल। इसके बाद क्या चालू होगा? डायस्टोल। नहीं आया। बताओ, टी वेव इज, फिर से बोलो, ये रिलैक्सेशन की वजह से बनी। इट विल लीड टू डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। तो इसकी वजह से वेंट्रिकल डायस्टोल होंगे। यानी जब तक टी वेव बनी है तब तक रिलैक्सेशन का मैसेज आया है। रिलैक्स, इसका मतलब एंड ऑफ द टी वेव। बोलो, is the end of diastole, the end of systole। नहीं आया। and now it will lead diastole। और जैसे डायस्टोल खत्म होगा फिर से बनेगी पी वेव। पीछे कैसे जाएं? ऐसे। चलो, अब यहां जो देख करके बताएगा वही मेरा सही बच्चा है। चलो, अब मुझे लग रहा कि तुम बता पाओगे। नहीं बता पाओगे तो बताओ, ये कौन सी वेव? इसकी वजह से एट्रिया, सिस्टोल की वजह से पी की वजह से एट्रियल सिस्टोल होगा। फिर बोलो QRS। क्या ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन है? इसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट चालू होंगे। तो Q वेव के पहले की बात कॉन्ट्रैक्शन रहेंगे। कॉन्ट्रैक्शन के बाद कौन सी वेव बनी? टी वेव। डीपोलराइजेशन की रीपोलराइजेशन, इसकी वजह से वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। इसका मतलब जब तक ये वेव बनी है तब तक रिलैक्सेशन है कि कॉन्ट्रैक्शन। सो एंड ऑफ द टी वेव इज एंड ऑफ द सिस्टोल। और मैं किसी भी बात को अपनी तरीके से नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए एनसीईआरटी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बुक बन जाती है। याद रखना, मैंने अभी ईसीजी कैसे लेते हैं ये नहीं सिखाया। ईसीजी तो वो जब पैराग्राफ में आएगा आप छोड़ दीजिएगा, वो भी पढ़ाऊंगा। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं बोल रहा हूं
You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. टेलीविजन शो नहीं है, जब आपका कोई मरीज कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होता है, अब आप उससे मिलने जाते हो, उस पर खूब सारी लीड लगी रहती है और ऊपर की तरफ एक टेलीविजन जैसा लगा रहता है और उसमें पुप बना रहता है। हाँ, बस उसी टेलीविजन शो की बात कर रहे हैं। पता लगा बोले सर मेरा फेवरेट टेलीविजन शो कपिल शर्मा शो है, उसमें नहीं। A patient is hooked up to a monitoring machine that show the voltage traces on the screen and make a sound pip pip ping. Okay, कहते शांत रहो। As the patient goes into cardiac arrest, अगर बेटा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में गया तो फाइनली ping. Okay. बस दिस टाइप ऑफ मशीन, देखो जो मैंने पढ़ाया वो देखो, अंडरलाइन करो। मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी का फुल फॉर्म क्या लिखा है? तो जो मुझे रोक रहे थे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिखते वक्त, वो अपने आप को एक चाटा मारे। तो ग्राफ इज एक्चुअली, ग्राफ की ग्राम एंड ग्राफ जिसका नाम ग्राफ है वो कौन है? मशीन। एनसीईआरटी ने बोला। नाउ ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। फुल फॉर्म व्हाट इज ईसीजी? इट्स अ ग्राफ, इट इज अ ग्राफ ऑफ एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। अगर ग्राफ है तो दो एक्सिस होगी, एक एक्स एक्सिस और एक, बताओ वाई एक्सिस में एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस में टाइम। कितना टाइम लगेगा? कितनी वेव बनेगी? 5 P Q R S T। आगे टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी, कैसे ऑब्टेन करते हैं वो बताते हैं। मैं ये पैराग्राफ छोड़ूंगा। A patient is connected to the machine with the 3 electrical lead. One is to wrist that is continuously monitor the heart activity. ये मैंने नहीं पढ़ाया, अभी पढ़ाऊंगा। For detailed evaluation of the heart function, multiple lead are attached to the chest also. Okay. The peak in the ECG is identified with a letter from P to T. कहाँ से? P to T. इधर देखो, P Q R S T, P to T। आगे चलो, P to T हो गया भाई। That correspond to specific electrical activity of the heart. And now underline करने का समय आ गया जो मैंने बोला है। The P wave represent the electrical excitation of the atria. कहीं पर भी contraction लिखा है? कहीं लिखा है? क्या लिखा है? Electrical excitation of atria. Atria का electrical excitation is dipolar. Repolarization की dipolar? Depolar. Okay. Which lead, underline करो, which to the contraction of both atria. इसका मतलब contraction की वजह से बनी है, इसकी वजह से contraction होगा। और जिन लोगों ने जिससे भी जो पढ़ा है, मुझसे लड़ाई नहीं करेगा। ये एट्रिया के contraction की वजह से बनती हैं, इसकी वजह से contraction। आगे चलो। The QRS complex represent the depolarization of the ventricle. कहीं पर भी लिखा है contraction of ventricle? नहीं लिखा। QRS complex represent the depolarization of the ventricle which initiate the ventricle contraction. जो क्या शुरू करेगा? यानी इसकी वजह से ventricle contraction होगा। Yes, contraction की वजह से QRS complex नहीं बनेगा। याद करो, उल्टा पढ़ा था तुमने, पढ़ा था तुमने, पढ़ा है कि वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे तो क्यूआरएस बनेगा। सही है कि गलत? गलत। क्यूआरएस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन। आगे देखो, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। किसकी? एंड ये पॉइंट प्रूव करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्यू बनती तो पहले क्या होता, फिर क्या बनती? क्यू। पहले क्या बनी है? क्यू, और उसके बाद क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब QRS कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना है, इसके वजह। सही है? आगे की लाइन तो तुम मुसीबत कर देगी। द T wave represent the return of ventricle from excited to normal state. कहीं भी लिखा है contraction to relax state? No, excited to normal state। और अगली लाइन तो तुम्हारी जान ले सकती है।
द एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। इसका मतलब टी वेव तक क्या चल रहा है, सिस्टोल। इसका मतलब ये वेव जरूर रिपोलराइजेशन की है, लेकिन यहाँ रिलैक्सेशन नहीं हुआ, इसके बाद रिलैक्सेशन नहीं आया। तो कुछ लोगों की पुरानी चीजें टूट रही होंगी, गालियां मत देना मुझे, ये किसने कराया, पक्का बताओ। टी वेव जो है वो एट्रिया के रिलैक्सेशन की वजह से, वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन की वजह से बनती है, इसकी वजह से रिलैक्सेशन, एंड दैट्स व्हाई एंड ऑफ द टी वेव इज द एंड ऑफ द सिस्टोल। इसके बाद यानी ये वेव बनने के बाद क्या होगा, डायस्टोल। यस और नो, यस। इतना पढ़ना था मुझे, इसी के लिए मैंने आधे घंटे से ज्यादा टाइम लिया। बताओ कितनी वेव, पांचों याद रहेंगी? अब मैंने आराम से हटा सकता हूं? नहीं। बताओ कौन कौन सी? P Q R S T। अब मैं जो जो पूछूंगा बताओगे? P वेव इज पॉजिटिव नेगेटिव? पूरा दिमाग में रखो। P पॉजिटिव नेगेटिव, Q वेव इज R S Q। क्या बच्चे हैं, बताओ P स्मॉल की लाभ, Q R S T, और ये वेव कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनती है। ये मेरी विन विन पोजीशन है, अगर मैंने ये सिखा लिया तो मैं जीत गया। इनकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन। P wave is a depolarization of atria. It will lead to systole. QRS wave is a depolarization of ventricle. It will lead to ventricular systole. Q wave के पहले की बाद, और ये प्रूव करता है कि Q wave के बाद कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये प्रूव करता है कॉन्ट्रैक्शन पहले होता तो Q वेव बाद में बनती, पहले क्या बनी है, Q वेव, फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और उससे भी बड़ा वेव कि T वेव इज रिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब रिलैक्सेशन। इट विल लीड टू रिलैक्सेशन। इसलिए T वेव का एंड, बोलो, सिस्टोल का एंड है। नहीं आया? आया? अभी भी नहीं आया? आ गया। अब सुनो कैसे लेते हैं सर, ऐसे लेते। देखो, जैसे ही मरीज को हार्ट अटैक आया, आप उसे लेके जाते हो अस्पताल। अस्पताल में एक ECG मशीन है। ECG जो मशीन है ये एक्चुअली ग्राम है कि ग्राफ है, ग्राफ। इस ECG मशीन से 3 लीड निकलती हैं। एक बेटा लगाई जाती है हाथ इस जगह रिस्ट में बाईं तरफ, एक लगाई जाती है दाईं तरफ, और एक लगाई जाती है लेफ्ट लेग में। ये 3 है। जब भी जाओगे, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड और एक लेफ्ट लेग। सुन लो बेटा, द लीड फॉर बोथ लिम्ब इज देयर। बाएं और दाएं दोनों की थी, इसलिए इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसको रट्टा मारने की जरूरत। दाहिने पैर की बाएं, ऐसे याद रखना। दिल थोड़ा बाएं है, इसलिए लेग भी थोड़ा बाएं है, थोड़ा नहीं पूरा। अब सर इसका कैसे याद रखेंगे? अरे इसमें दोनों में, एक बार उन्होंने 5 रुपए का पानी ले आना, 5 रुपए के समोसे ले आना। अब बंदा गया, 5 रुपए का पानी, 5 रुपए का समोसा। सर भूल गए क्या, किस वाले 5 का पानी लाना है, किस वाले 5 का समोसा। ऐसे बच्चे, मैं बोलूं हाथ में कौन सी लीड, पता नहीं सर। हाथ के लिए दोनों हाथों के लिए लीड है, राइट के लिए भी और लेफ्ट के लिए। यहां पर एक क्लिप लगाते हैं रिस्ट में, यहां पर एक क्लिप लगाते हैं, और एंकल में एक क्लिप लगाते हैं। तो कौन सा एंकल, राइट की लेफ्ट? दीज आर द बाइपोलर लीड्स। थोड़ा ज्यादा डॉक्टरी झाड़ने का मन है मेरा।
यहां पर मैंने झाड़ा है बाइपोलर लीड। बोलो इसमें पॉजिटिव पोल भी है नेगेटिव। इसके बाद 6 लीड लगाते हैं, मल्टीपल लीड इस बुक लिखती है, 6 लीड लगाते हैं चेस्ट में। चेस्ट में 6 लीड लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 की 6 लीड आपकी डिवाइस से 1 2 3 4 5 6 एंड दीज आर यूनिपोलर लीड। बेटा बातें मत करो। और उसके बाद ये सारी लीड आपको एक वेक्टर देती है और वो वेक्टर एक्स और वाई एक्सिस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, P Q R S S T। चलो इस वाली वेव का नाम Q R वेव S वेव T। कितनी बेटा लीड है लिम्ब में? लिम्ब में 3 लीड्स। कौन कौन सी बतानी पड़ेगी? दाएं हाथ, बाएं हाथ, बाएं पैर। और चेस्ट में कितनी? 6 में 1 2 3 4 5 6 एपेक्स तक जाते हैं। एपेक्स इधर होता, एपेक्स तक जाते हैं। 6 की 6 लीड लगाते हैं। कौन कौन सी बाइपोलर? लिम्ब लीड आर बाइपोलर। पॉजिटिव नोड भी है, इलेक्ट्रोड भी है, नेगेटिव। और इनमें है यूनिपोलर लीड। और इनसे बेटा आपको एक वेव मिलती है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में होती है। बताओ, वाई एक्सिस इज एम्पलीट्यूड, एक्स एक्सिस इज। तो बताओ 5 वेव बनने में कितना टाइम? अच्छा बताओ, अगर PQRST वेव 0.6 सेकंड में बन रही, कितना? तो बताओ हार्ट रेट घट गया कि बढ़ गया? अगर 5 वेव बनने में 0.6 सेकेंड लगा है, हार्ट रेट कैसे? कार्डियक साइकिल में समय कम लगा तो पर मिनट रेट बढ़ गया। जिस दिन ये क्वेश्चन बनेगा तुम ये लोग कर पाओगे। और अगर मान लीजिए 5 वेव बनने में 1.8 की जगह पर 1 सेकेंड, तो बताओ हार्ट रेट, ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया याद आया था? अभी पढ़ाएंगे। तो बताओ, अगर बेटा एक्स एक्सिस में टाइम ज्यादा लग रहा है तो ड्यूरेशन बढ़ रही है, हाँ? और ड्यूरेशन अगर एक्स एक्सिस में कम लग रहा है तो ड्यूरेशन कम हो रही है। और कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम होने का मतलब, और कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन ज्यादा होने का मतलब, हाँ समझ गए? ये नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं आया? गुड। तो पूछा करो बिटिया, 0.8 सेकेंड में एक दिल की धड़कन बोलती है लबडब। अब ये लबडब 0.6 में बोलने लगी, तो पहले बोलने थे लबडब, अब बोला लबडब 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 लबडब। ये क्या है? तो ये ज्यादा देर में बोल रही कि जल्दी 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 जल्दी। तो बताओ, पहले 0.8 सेकेंड में लग रहा था, ये था नॉर्मल, लबडब 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 लबडब, ये नॉर्मल है। अब टाइम कम, जल्दी जल्दी बोल रहे, 0.6 का मतलब ज्यादा समय कम समय, लबडब 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 लबडब। ये क्या है? हार्ट रेट बढ़ गया। लब हार्ट रेट, यानी वही काम करने में समय ज्यादा। अभी भी नहीं आया? कुछ लोग बोल रहे नहीं आया तो क्या कर लोगे? हम क्या करेंगे? पेपर करेगा, हटा दें। कितनी वेव? एट्रिया के कांटेक्ट होने से कौन सी वेव? एट्रिया के कांटेक्ट होने से कोई वेव नहीं। अरे यार, किस वेव की वजह से एट्रिया कांट्रैक्ट की है? QRS की वजह से। तो एट्रिया जो कांटेक्ट हुए थे कभी रिलैक्स नहीं हुए। QRS पक्का। और टी वेव याद है? टी वेव किसकी वजह से? अरे वजह है, SA नोड AV नोड वजह है, ऐसा नहीं कि वजह ही नहीं है।
बोलो पी वेव किसकी वजह से? ऐसे नो। हाँ अच्छा, बुद्धिजीवियों अगर इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। यस, ये कॉन्ट्रैक्शन वेव है। कितने सेकंड के लिए चली होगी? पक्का? नो सर। यस, ये कांटेक्ट कराएगी, कांटेक्ट हो नहीं रहा, लेकिन जितनी देर के लिए चली होगी उतनी देर कराएगी। कितनी देर के लिए? पक्का? अच्छा बताओ, ये जो वेव है बुद्धिजीवियों 0.3, क्या बच्चे हैं? और ये वेव 0.5, इसके बाद है। तो सेगमेंट के साथ जितनी देर वेव चलेगी वही वेव तो रिजल्ट करेगी। तो मैसेज जैसे जितनी देर के लिए गया होगा उतनी देर के लिए तो रिएक्ट करेगा। यस, तो भाइयों बहनों 5 वेव, पांचों आपको आ गई। अभी कोई दिक्कत हो बता दो। क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव होती? ये तो तुमने बेटा $1,00,000 का क्वेश्चन पूछा है। बिकॉज वी आर काउंटिंग द वेक्टर्स। और ये ईसीजी जिस दिन तुमको समझ में आ जाए एमबीबीएस में, मुझे फोन जरूर करना। नहीं आती, एक वेक्टर एक्स बाईं तरफ, एक तरफ दाईं तरफ, एक बायां पैर और 6 लीड, ये सारी लीड के अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड बनते हैं। और कितने इलेक्ट्रिकल फील्ड बनते होंगे? 6 यूनिपोलर फील्ड बनते होंगे और 3 बाईपोलर फील्ड बनते हैं। और उनका एक नेट वेक्टर आता है जिसको कैलकुलेट करना ना मेरे को पॉसिबल है ना तुमको पॉसिबल है। अगर पढ़ना चाहते हो तो कहां जाना पड़ेगा और पूरा एमबीबीएस निकल जाएगा। आई बेट यू, मैं तुमको चैलेंज देता हूं, तुम ईसीजी सीख नहीं पाओगे। चैलेंज देता हूं, और जब सीख जाना बता देना, क्योंकि ईसीजी इज अ टफ चैलेंज। मैं क्यों दे रहा हूं? ताकि तुम सीखो। हाँ, जब तुम्हें आ जाए मुझे जरूर बताना। बैठो। दे आर द वेक्टर, और इनके वेक्टर बनते हैं। और इसमें वही कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जो फिजिक्स पढ़ाई जा रही है इसका डॉक्टरी में क्या रोल, तो उससे बोलना वहां पर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बताने पड़ेगा। और वेक्टर है तो क्रॉस की डॉट क्रॉस। हाँ क्या कह रहे हो? अरे भैया हमको फिजिक्स नहीं आते। हमने इतना सुना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में कुछ स्केलर और वेक्टर का रूल होता है। अगर कोई गलती हो गई तो छोटा समझ के माफ कर दो। आइए, नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, इसको बिना देखे जाएंगे नहीं, डबल सर्कुलेशन को समझेंगे। वैसे भी 10 बार पढ़ा चुका हूं मैं। 10 के 10 बार जो मैंने पढ़ाया उसको दोबारा पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्या आपके पास हार्ट में 4 चैम्बर हैं? और ये 4 चैम्बर में से आपको मालूम होगा 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। पक्का? और ये बताते हैं कि अगर हार्ट की तरफ कोई मैसेज लेकर के आए ब्लड वाला, यस और नो, तो बताओ उसका नाम आर्टरी की वेन। पक्का? और हार्ट से कोई मैसेज लेके जाए तो आर्टरी की वेन आर्टरी, तो अवे फ्रॉम हार्ट इट इज आर्टरी, और टूवर्ड्स फ्रॉम हार्ट टूवर्ड्स फ्रॉम वेन। तो कितने प्रकार की ब्लड वेसल? 2। एक आर्टरी और एक वेन। बोलते हैं आप, मजाक मत करो, आप वेन देखो या आर्टरी देखो, एक पाइप है। ये क्या है बेटा? पाइप। तो जब आप वेन रूपी पाइप को देखेंगे तो उसमें 3 लेयर दिखाई पड़े। ये वो वेन रूपी पाइप है जिसका ये ल्यूमेन है। ये क्या है? ल्यूमेन। सबसे बाहर होगा ट्यूनिका एक्सटर्ना। बोलो क्या? ट्यूनिका एक्सटर्ना। सबसे बाहरी लेयर का नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बातें बेटा एकदम बदतमीजी वाली नहीं होगी। बीच में एक लेयर है, दिस वन, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ए स्मूथ मसल। कौन सी मसल? इट इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर देयर इज एपिथेलियम
and that is known as tunica intima, या फिर इसी का नाम है ट्यूनिका इंटरना। अगर आप आर्टरी की तरफ देखेंगे तो सेम 3 लेयर हैं। वन इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा नाम होगा ट्यूनिका मीडिया, और तीसरा जो बेटा लेयर होगी इट इज नोन एज ट्यूनिका इंटिमा और इंटरना। तीन लेयर, वन इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। अगर किसी भी आर्टरी में ब्लड बह रहा है तो वो हार्ट की डायरेक्शन में पंप हो रहा है, यानी हार्ट जिधर इजेक्ट करना चाह रहा उधर ही इजेक्ट हो रहा। इसका मतलब आर्टरी में बहने वाला ब्लड प्रेशर के साथ बहेगा और उसमें वही चेंज दिखाई पड़ेंगे जो हार्ट में दिखाई पड़ेंगे। हार्ट में सिस्टोल होगा, हार्ट में जब भी वेंट्रिकल सिस्टोल होगा ब्लड ज्यादा जाएगा, और ब्लड ज्यादा जाएगा तो बताओ आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि डायलेट? डायलेट। हार्ट कम जाएगा तो कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट, फिर कॉन्स्ट्रिक्ट, फिर डायलेट। इसलिए इनमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। तो याद रखना जो ट्यूनिका मीडिया है इट इज मेड अप ऑफ मसल एंड इलास्टिन फाइबर। ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू। एंड ट्यूनिका इंटरना इट इज मेड अप ऑफ एंडोथीलियम। ये एपिथीलियम का तरीका है, स्क्वेमस एपिथीलियम है, एंडोथीलियम बोलते हैं। याद रखना जो बाहर का सपोर्ट है वो बहुत टाइट होना चाहिए, नहीं तो आर्टरी फट जाएगी। इसीलिए भगवान ने बाहर आपको दिया है कोलेजन फाइबर, वो फाइबर जो बेटा इलास्टिक नहीं होते, रिजिड होते। कैसे होते हैं? रिजिड। लेकिन अंदर जो ब्लड बह रहा है वो कम या ज्यादा हो रहा है, इसलिए अंदर वाली चीजों में क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। इसीलिए बीच वाली लेयर में क्या है? मसल एंड इलास्टिन फाइबर। मसल एंड, अच्छा, जिसमें प्रेशर ज्यादा बह रहा है, जिसमें ज्यादा प्रेशर से ब्लड बह रहा है उसका मसल और इलास्टिन फाइबर कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। इसीलिए ट्यूनिका मीडिया इज थिकर फॉर आर्टरीज एंड थिनर फॉर वेन्स। वेन्स की ट्यूनिका मीडिया थिन होती है विथ रेस्पेक्ट टू आर्टरी। सही है? क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम लोग सुनो और समझो भी। तुम लोग सुनते हो फिर पूछते नहीं हो ना, तुम्हें समझ में आता। बताओ कितनी प्रकार की वेन, कितने प्रकार की ब्लड वेसल? 2। एक ब्लड ले जाए और एक ब्लड कौन लाए? ले जाए, लाए, ले जाए। पक्का जाएगा तो प्रेशर से कम, कम की ज्यादा? ज्यादा। आएगा तो कम। इसका मतलब किसमें इलास्टिसिटी ज्यादा चाहिए? आर्टरी। किसमें कम? क्या तीनों लेयर बता पाओगे? चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, तीनों लेयर याद है? बाहर वाली ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर से बोलो, बीच वाली, और बेटा अंदर वाली ट्यूनिका इंटर। तीनों के पार्ट अलग अलग या बताओगे? हटा दें इसे। चलो, ट्यूनिका इंटरना किसकी बनी है? एंडोथीलियम। किसकी? ट्यूनिका मीडिया मसल एंड इलास्टिन फाइबर। मसल एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, याद रहे। कनेक्टिव टिश्यू है कौन से? कोलेजन। इसका मतलब वो कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल है कि फाइब्रस? फाइब्रस। खड़े हो।
व्हाट इज द रीजन कि वेन की ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी है आर्टरी के रेस्पेक्ट में? व्हाट इज द रीजन? सांद्रा, क्वेश्चन। तो तुमने मेरे पढ़ाई कैसे सुनी होगी? व्हाट इज द रीजन कि वेन की ट्यूनिका मीडिया ज्यादा मोटी होती है बजाय अगर देखें हम आर्टरी को? आर्टरी का प्रेशर ज्यादा होता है, वैसे ट्यूनिका मीडिया वेन की ज्यादा होगी। क्या नाम है आपका? हैं? आकिब। कितने दिनों बाद आए हो क्लास में? क्लास में कितने दिनों बाद आए? हाँ, एक हफ्ते के बाद, 3 दिन बाद। और क्लास में आने के बावजूद भी बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं है। और अभी अभी इतना बड़ा भाषण दिया मैंने। यहीं रहना। चलो बताओ आकिब को क्या गलती कर रही? मेरा क्वेश्चन सही था कि गलत? गलत। मेरा क्वेश्चन गलत था। ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की मोटी, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया की वजह से मसल्स हैं, इसकी वजह से मसल की वजह से ट्यूनिका मीडिया है, और इलास्टिन फाइबर की वजह से ट्यूनिका मीडिया है। इसका मतलब अगर किसी में ज्यादा पल्सेशन से ब्लड बह रहा है उसका ट्यूनिका मीडिया कम होना चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। तो आर्टरी का ज्यादा मोटा कि वेन का? आर्टरी का। आकिब यहां ध्यान लगाओ और कहीं नहीं, यहीं से सिलेक्शन होगा। बैठो। तुमको कई बार बोला, मेरी कई नजरें देख इधर रहा हूं, उधर भी देख रहा हूं। कितनी लेयर? 3। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना याद है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ट्यूनिका मीडिया याद है? मसल और इलास्टिन। ट्यूनिका इंटरना याद है? एंडोथेलियम है। अब सुनो, डबल सर्कुलेशन, और जहां तक मैं बोलूं चलते रहना। एनसीईआरटी का डायग्राम में भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैं बहुत अच्छा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए मेरे साथ बताइए, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली? एओर्टा निकली, हार्ट में गई, नाम है डॉर्सल एओर्टा। सिस्टमिक एओर्टा है, एओर्टा से बनी आर्टरी। फिर से बोलो, आर्टरी से आर्टीरियोल। मजा नहीं आया? बोलो, आर्टीरियोल बने, आर्टीरियोल से कैपिलरी। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैपिलरीज किसके अंदर गई? टिश्यू के अंदर गई। बेटा टिश्यू के अंदर गई, इसका मतलब ऑर्गन में गई। कहां गई? ऑर्गन में। तो बताओ ब्लड कौन लेकर गया? आर्टरी। जवाब चाहिए और यहीं पर ध्यान देना, नहीं मरना तय है तुम्हारा आज, 100% तय है मरना। आर्टरीज, सॉरी एओर्टा। बोलो क्या? एओर्टा। जो मैं पूछू बोलोगे? एओर्टा से, आर्टरी से, आर्टरियो से। और कैपिलरी कहाँ घुसी? ऑर्गन। फिर से बोलो, ऑर्गन। और ऑर्गन में भी कहाँ? टिश्यू। टिश्यू में भी कहाँ? इंटरसेलुलर स्पेस। पहुंच गई? उन्होंने जो देना था दे दिया। क्या क्या? न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। वापस लौटी क्या लेकर? क्या ये भी कैपिलरी है? थैंक यू वेरी मच। क्या ये भी कैपिलरी है? कैपिलरी से वेन्यूल, आर्टेरियोल की वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, वेन से, वेन से वेना केवा। इंफीरियर, बोलो इंफीरियर, इंफीरियर वेना केवा। तो याद रखना, ये बॉडी की सप्लाई है, एंड दिस बॉडी की सप्लाई इट इज नोन एज सिस्टमिक। बोलो, बॉडी में जो भी सप्लाई होती है इट इज नोन एज सिस्टमिक सर्किट। बोलो। तो बताओ, सिस्टमिक सर्किट में तुम आर्टरी से ब्लड लेके गए और वेन से लेकर आए,
लेकिन याद रखना हार्ट है थोरैक्स में, कहा? थोरैक्स में। और थोरैक्स के नीचे वाली जो वेन आएगी, सुपीरियर की इंफीरियर? इंफीरियर। भगवान ने आपको आर्क ऑफ एओर्टा में, किसमें? आर्क ऑफ एओर्टा में 2-3 और आर्टरीज दी हैं। नाम नहीं बताऊंगा वरना टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये मान के चलता हूं ये आर्टरीज हैं। बोलो क्या है? आर्टरीज। ये आर्टरीज जो हैं ये ब्लड लेकर जा रही हैं और ये ले गई ब्रेन में। बोलो कहाँ? ब्रेन में। चलो बताओ आर्टरीज से क्या बना होगा? आर्टीरियोल। मजा नहीं है? बोलो आर्टीरियोल। आर्टीरियोल से कैपिलरी। कैपिलरी कहाँ घुसी होगी? क्या ऑर्गन में घुसी होगी? सेल के बीच में? वापस लौटी होगी? भैया वापस लौटी। तो बताओ किससे? कैपिलरी। फिर से बोलो। कैपिलरी से क्या बनाया? वेन्यूल। और वेन्यूल से वेन। और वेन से सुपीरियर वेना केवा। फिर से बोलो। तो सुपीरियर वेना केवा आपकी बॉडी के अपर साइड से कि लोअर साइड? अपर साइड। ब्लड लाती है कि ले जाती है? लाती है। और इंफीरियर वेना केवा लोअर साइड से ब्लड लाती है कि ले जाती है? लाती है। बातें मत करो प्रतीक, उससे बोलो। और बताओ ये कौन सी आर्टरी? सिस्टमिक। ये भी कौन सी आर्टरी? सिस्टमिक। फिर से बोलो। सिस्टमिक। नहीं आया? आया? तो बताओ ये दोनों सर्किट जो हैं ये एक ही है। एक सर्किट बोलना, बिकॉज इट इज द सर्किट बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, हार्ट एंड ऑर्गन। हार्ट और ऑर्गन के बीच में, हार्ट और किसी भी ऑर्गन के बीच में जो भी सर्किट होगा इसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्किट। ये रहा सिस्टमिक सर्किट। ऑर्गन हार्ट, ऑर्गन हार्ट, हार्ट ऑर्गन। इसके बाद दूसरा सर्किट समझने की कोशिश करते हैं, शायद समझ जाओ। अब तो कोई बेटा रंग ही नहीं बचा। रेड, ये हो जाएगा? ये मुझे नहीं लग रहा। अरे ब्लैक, ब्लैक दिखाई पड़ रहा है? दिख रहा है? मजाक मत करो, मुझे पूरा चैप्टर पढ़ा के ना जानने दूंगा, तुम्हारा ही टाइम लॉस हो रहा है। ये नहीं के काका अभी निकल जाओ। तुम्हारे यहां पर खत्म नहीं हुआ, बाकी लोगों के यहां खत्म हो चुका। बताओ पल्मोनरी आर्टरी हो गई? कहां गई? लंग्स। लंग्स। ये रही पल्मोनरी आर्टरी। दिखाई पड़ रहा है? हरे पे हरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स में गई। मैं केवल ये बेटा आपको रे डायग्राम बना रहा हूं। पल्मोनरी आर्टरी गई लंग्स में और कैपिलरी बनाई। क्या बनाई? कैपिलरी। और वापस लौटी पल्मोनरी वेन के रूप में। बोलो कौन? पल्मोनरी वेन। और ये लेफ्ट एट्रियम में लौटी। बताओ ये सर्किट पल्मोनरी सर्किट। फिर से बोलो पल्मोनरी सर्किट। और अगर पल्मोनरी सर्किट है तो बताओ हार्ट टू, ना हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू पल्मोनरी वेन टू हार्ट। बताइए ये सर्किट कौन सा? पल्मोनरी सर्किट। तो कितने सर्किट? बोले सर 3 है। 1 2 3। 1 2 3 नहीं, ये दोनों एक ही है। ये अपर और ये लोअर। कैसा? सिस्टमिक। और ये वाला कौन सा? पल्मोनरी से। तो बताओ हमारा हार्ट कितने सर्किट से ब्लड जाता है? 2।
एक कौन, सिस्टमिक, और एक, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुमको समझने में भी जरा सा इंटरेस्ट है। बताओ कौन सी आर्टरी कहलाएगी ये, सिस्टमिक आर्टरी। फिर से बोलो, इस आर्टरी का नाम सिस्टमिक आर्टरी होगा। कौन सी वेन, और सिस्टमिक वेन एक की दो, एक कौन, सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना। फिर सुनो, सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक वेन, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन टू हार्ट। पल्मोनरी में आओ, हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, लंग्स टू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन टू हार्ट। सर ये भी तो है, यस, हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी, हार्ट टू सिस्टमिक आर्टरी टू ऑर्गन, ऑर्गन टू सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन टू हार्ट। तो ये दोनों सर्किट एक ही हैं, क्योंकि ये बॉडी और हार्ट के बीच में, एक अपर और एक लोअर। नहीं आया? मेरे से अच्छा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने बनाया, लेकिन आपको ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझाएगा कि वाई देयर आर टू वेना केवा। क्यों वेना केवा दो है? एक है सुपीरियर और एक इंफीरियर। ये भी ब्लड लाएगी, ये भी ब्लड लाएगी नीचे वाले पार्ट से, ऊपर वाली। क्या दोनों सिस्टमिक वेन है? और आर्टरी सिस्टमिक एक ही है, बोलो आयोर्टा, याद है? लेकिन ये ऊपर भी कुछ आर्टरी, नीचे भी। नहीं आया? और भाइयों बहनों, जितना काम कर रहे हो सबको छोड़ करके सुनना, सबको छोड़कर। अब देखो, जब भी कोई आर्टरी किसी भी ऑर्गन में एंट्री मारती है, आर्टरी पहले आर्टीरियोल बनाती है, फिर कैपिलरी बनाती है, फिर कैपिलरी बनाती है, फिर वेन्यूल बनाती है। इसका मतलब कैपिलरीज आर ऑफ टू टाइप, कैपिलरीज आर ऑफ टू टाइप। वन इज आर्टीरियल कैपिलरी, बोलो, और एक वेनस कैपिलरी, बोलो, एक आर्टीरियल कैपिलरी और एक वेनस कैपिलरी। और इससे एक और चीज पता चलती है कि जब भी कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, क्या, तो उसके एक तरफ आर्टरियोल होगा और एक तरफ वेन्यूल। नहीं सुना तुमने? और मरने के दिन आ रहे तुम्हारे। फिर से, जब भी कैपिलरी नेटवर्क बनेगा, जब भी, तो रूल ये कहता है, रूल कि एक तरफ आर्टीरियोल और एक तरफ वेन्यूल होना चाहिए, क्योंकि ब्लड लाया कौन? कहां से? हार्ट से। ब्लड ले कौन गया? कहां को? हार्ट को। तो एक तरफ वेन्यूल, एक तरफ आर्टीरियोल, बीच में कैपिलरी। अब सुनो, इसको अगर मैं और अच्छी तरीके से इलेबोरेट करके बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि लेट सपोज ये कोई ऑर्गन की सेल है, ऑर्गन की सेल्स हैं, तो किसी भी ऑर्गन को ये ऑर्डर है बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम कि तुम चुपचाप ब्लड लेना किससे? आर्टरी से। फिर से बोलो, आर्टरी से। फाइनली किससे आएगा? आर्टरी से। और किसके द्वारा? कैपिलरी। और ये भी आदेश है कि तुम चुपचाप ब्लड वापस कर देना, क्योंकि लिया है तो वापस कर देना। किसको देना? वेन को। तो याद रखना, कैपिलरी जब भी बनेगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। एक तरफ आर्टरी होगी, एक तरफ वेन, बीच में कैपिलरी। और इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ये ऑर्डर है, हर एक ऑर्गन को ये कि वो अपना ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन को ना दे। किसको दे? हार्ट। हार्ट से ले, हार्ट को दे। यस और नो? लेकिन कभी कभी इस बात को गलत साबित किया जाता है और पोर्टल सिस्टम बनते हैं। क्या बनते हैं? पोर्टल सिस्टम।
अभी ये 10 मिनट फास्ट है तो ज्यादा टाइम मत लगा। फास्ट है कितना टाइम हुआ? 4 मिनट। मैं छोड़ने वाला नहीं जब तक चैप्टर नहीं खत्म होगा। वहां मैंने एक्सटीटी चालू कर दिया ऑलरेडी, एक लेक्चर ले चुका हूं। तुम अभी यहीं पर लगे रहते हो। एक तो मूड खराब करते हो, 10 मिनट उसमें खराब होता है। पोर्टल सिस्टम है। रूल ये है कि हार्ट अपना ब्लड, बार बार वही बोल रहा हूं तो फिर भी नहीं सुन रहे हो, ऑर्गन को दे, ऑर्गन अपना ब्लड हार्ट को वापस करे। पर कभी कभी हार्ट अपना ब्लड ऑर्गन्स को देता है, लेकिन एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को ब्लड दे देता है और फिर वो ऑर्गन हार्ट को वापस करता है। इसका मतलब अब की बार इस ऑर्गन ने अपना ब्लड हार्ट को दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। किसी दूसरे ऑर्गन को पोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? पोर्ट। एयरपोर्ट, समझे हो? पोर्ट करना, अपनी चीज किसी और को देना। यस और नो? एंड दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। सो होगा क्या? इस ऑर्गन से एक वेन निकलेगी। क्या निकलेगी? वेन। सुनो, क्यों? क्योंकि इसने ब्लड किससे लिया होगा? आर्टरी। पीली वाली, ध्यान सुनो, यही वाला। ब्लड किससे लिया होगा? आर्टरी। फिर से बोलो। तो ब्लड आर्टरी से ले लिया, अब ब्लड दिया किससे होगा? वेन। हाँ, वेन। और ये वेन अंदर जाकर इस ऑर्गन में कैपिलरी बनाएगी। क्या बनाएगी? कैपिलरी। और फिर से क्या बनेगी? वेन। हाँ, तो एक तरफ से वेन, दूसरी तरफ से भी वेन, और बीच में क्या? कैपिलरी। दैट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। नहीं आया? अब नहीं आया, मैं जानता हूं नहीं आया। मैं आपको बोल दूं क्लास कितनी देर चलेगी मैं नहीं मालूम। अगर किसी को जाना हो, बैग उठाएगा, चला जाएगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तक एक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएगा मैं आज पढ़ाऊंगा। हार्ट से मैसेज कहां जाना चाहिए? ऑर्गन। ऑर्गन से वापस आना चाहिए हार्ट। कौन इन्वॉल्व? आर्टरी। हाँ, कौन इन्वॉल्व? वेन। अगर कोई ऑर्गन अपना ब्लड किसी दूसरे ऑर्गन को दे दे और वो दूसरा ऑर्गन हार्ट को ब्लड वापस करे, हार्ट की तरफ आने वाली वेन। हाँ? पक्का? ये तो पक्का वेन है। लेकिन चूंकि ये ब्लड उसे हार्ट से नहीं मिला, दूसरे ऑर्गन से मिला, तो दूसरा ऑर्गन ब्लड लिया था किससे? तो वो अब आर्टरी तो पैदा कर, तो क्या पैदा करेगा? वेन। हाँ, वेन। अब सुनना, इस ऑर्गन का ब्लड जब दूसरे ऑर्गन में गया तो ऑर्गन की सेल के बीच में गया होगा। किसके बीच में? सेल के बीच। और क्या बनाया होगा? कैपिलरी ने। फिर से बोलो। तो बताओ, ये कैपिलरी जब बन रही होंगी तो एक तरफ, दूसरी तरफ, तो बताओ ये कैपिलरीज किसके बीच में बन रही होंगी? वेन और वेन। और उतनी देर से चिल्ला रहा था कि रूल ये है कि जब भी कैपिलरी बने, जब भी एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वेन, और यहां क्या? वेन और वेन। जब भी तुम्हें कभी दोनों तरफ वेन दिखे और बीच में कैपिलरी दिखे, इसका नाम पोर्टल सिस्टम। फिर से बोलो। इट इज अ कैपिलरी नेटवर्क बिटवीन टू वेन्स. When one organ donate or one organ transfer its blood to other organ, then the capillary network will form between two veins. It is known as portal system. इसका बेहतरीन उदाहरण दो जगह मिलता है हमारी बॉडी में. हटा रहा हूं, हटा दूं? हाँ, दो जगह मिलता है. एक इस भाई साहब का नाम आपने सुना है, हाइपोथैलेमस. फिर से बोलो. भगवान ने कहा कि हाइपोथैलेमस से मैंने जोड़ करके दिया है आपको पिट्यूटरी, एंटीरियर और पोस्टीरियर.
हाइपोथैलेमस ने ब्लड लिया हार्ट से ब्लड लिया बाई आर्टरी। हाइपोथैलेमस को अपना ब्लड हार्ट को दे देना चाहिए, बजाय हार्ट को वापस करने के हाइपोथैलेमस ने अपना ब्लड पिट्यूटरी को दिया। किसको दिया? और फिर पिट्यूटरी ने अपना ब्लड हार्ट को पहुंचाया। भगवान ने ऐसा क्यों किया? उन्हें मालूम था कि अगर मैंने हाइपोथैलेमस से RH और IH निकाले, याद है, रिलीजिंग हार्मोन और इमिट्री, उनको एक्ट कहां करना है? पिट्यूटरी। तो अगर मैंने हाइपोथैलेमस का ब्लड कहां भेजा होगा? हार्ट। तो वो हार्ट से वापस आएगा पिट्यूटरी, फिर पिट्यूटरी से वापस जाएगा, तो टाइम लगेगा। तो भगवान ने कहा बाईपास करते हैं, हाइपोथैलेमस का ब्लड कहाँ भेजते हैं? पिट्यूटरी। तो जो भी RH और IH होंगे वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएंगे? पिट्यूटरी। तो काम देर से हुआ कि जल्दी नहीं आया? दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमो। बोलो, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अभी भी लोग सोच नहीं पाए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। क्यों किया? क्योंकि एक ऑर्गन का ब्लड, अगर हाइपोथैलेमस को देखो केवल, अगर हाइपोथैलेमस ने आर्टरी से ब्लड लिया होता और हार्ट को दे दिया होता, तो जो हार्मोन निकले होते वो कहां जाते? हार्ट। फिर हार्ट एक आर्टरी निकालता और पिट्यूटरी को देता। तो बताओ, वापस आने में टाइम लगता है? यस। और हमें क्या करना है? हाइपोथैलेमस से किसे कंट्रोल कराना? पिट्यूटरी। अगर तुम मास्टर हो तो तुम्हारे मास्टर हाइपोथैलेमस, ही इज द मास्टर ऑफ नहीं आया। And that's why it is known as hypothalamo. बोलो, hypophyseal। बोलो, hypophyseal portal system। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हटा दें? हाँ, अभी क्या रुक जाए? किसी को दिक्कत है समझने में? हाथ उठाओ। ठीक, अब इधर देखो, भगवान ने एक ऑर्गन हमें और दिया है और इसका नाम दिया है किडनी और लिवर। लिवर, अच्छा। और भगवान ने हार्ट से लिवर को ब्लड दिया बाय हिपैटिक आर्टरी। बोलो, और लिवर से ब्लड वापस लिया हिपैटिक वेन। फिर से बोलो, हिपैटिक वेन। इसके बगल में इंटेस्टाइन पड़ी है। बोलो कौन? इंटेस्टाइन। हार्ट ने इंटेस्टाइन को ब्लड दिया बाय आर्टरी, मिजेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं, नाम मत लिखो वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आर्टरी से ब्लड लिया। अब इंटेस्टाइन को चुपचाप अपना ब्लड हार्ट को वापस कर देना चाहिए, पर इंटेस्टाइन बदतमीजी करती है, अपना ब्लड देती है लिवर को। क्यों? किसको? लिवर को। लिवर को देती है बाई पोर्टल वेन। बोलो कौन? और इसका भी कारण है। क्या कारण है ना? अगर आपने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया है, क्या, तो इस ग्लूकोज से बनेगा ग्लाइकोजन। कहाँ? लिवर। तो लिवर डिसाइड करेगा कि आज खाने में ग्लूकोज ज्यादा है, तो पहले क्या बनाओ? ग्लाइकोजन। और ज्यादा है तो बनाओ फैट। फिर से बोलो, फैट। इसीलिए बोलते हैं ज्यादा खाओगे मोटे हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि क्यों वापस लेकर फिर से लीवर को दो। लीवर को बोलो कि वो खुद डिसाइड करे कि खाने में ग्लूकोज कम आया कि ज्यादा। ज्यादा, अगर ज्यादा आया तो वहीं रोक करके क्या बना ले? ग्लाइकोजन। तो इस तरीके के पोर्टल सिस्टम का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। एक ऑर्गन का ब्लड वापस जाते वक्त डायरेक्ट जाना चाहिए था, उसने अपना ब्लड कहां पोर्ट कर दिया? लिवर। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। बेटी हमसे पूछो, बना रहे हो? अच्छा, रूल क्या है? Whenever there is a capillary network between
वन आर्टरी वन वेन, लेकिन यहां पर वेन और वेन के बीच में जब भी बेटा ये बनेगा, इट इज नोन एज पोर्टल सिस्टम। नींद आ रही है? यस सर के काका। भूख लगी है, निकल जाओ, भूख लो। क्लास है तो बेटा 2 बजे है ना, मैं बिना पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें दुनिया भर की क्लास याद रहती है, मेरी क्लास। अब आखिरी टॉपिक बचा है, बस क्या बचा है? 2 बचे। अरे हटो। याद रखना, अगर मैं हार्ट को बिना खोले दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। अगर मैं खोल कर दिखाता हूं, काट कर दिखाता हूं, तो आपको 4 चैम्बर दिखाई पड़ते हैं। When his heart is open like anything, जब भी हार्ट किसी भी तरीके से खोल के दिखाया जाएगा, कट करके दिखाया जाएगा, तो आपको 4 चैम्बर दिखते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। बट एक हार्ट को नारियल की तरह एज्यूम करो तो गोल गोल हार्ट दिखाई पड़ेगा, ऊपर से काट दिया तो कटा हुआ दिखाई पड़ेगा, कटा हुआ। तो हार्ट की अपनी दीवारों को भी ब्लड चाहिए, क्योंकि हार्ट को भी काम करना है। सुन लो बेवकूफ, ऐसे नहीं मरे जा रहे हो, क्लास है, ये है वो। तो हार्ट की दीवारों को भी बेटा ब्लड चाहिए, इसलिए हार्ट की दीवारों को ब्लड देने का काम एक पूरा सिस्टम करता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। फिर से बोलो, कोरोनरी सिस्टम। हार्ट की दीवारों को खुद का ब्लड चाहिए, खुद को हार्ट को अपना ब्लड चाहिए। अरे यार पागल है भाई। हाँ सर बोलोगे, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं, आप मान ही नहीं रहे हो ना। एंड दैट इज नोन एज कोरोनरी सिस्टम। हाँ बेटा दूसरे से लिख देंगे। तो हर बार कोरोना का मतलब बीमारी नहीं है, कोरोना का मतलब बीमारी नहीं है। कोरोनरी सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल विच प्रोवाइड ब्लड टू द हार्ट वॉल। कौन सी वॉल? हार्ट वॉल। और यही वो बेटा कोरोनरी सिस्टम है जिसका ब्लॉकेज अगर हो जाए, क्या हो जाए? ब्लॉकेज, तो ब्लड किसको नहीं मिलेगा? हाँ? और हार्ट को अगर ब्लड नहीं मिला तो बताओ, हार्ट को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, हार्ट की वॉल मर सकती है? यस सर। और मर गई तो हार्ट के टिश्यू दोबारा रीजनरेट, मैंने बोला था 2 सेल्स कभी डिवाइड नहीं करते, हार्ट एंड नर्व, हार्ट और। तो अब आपको आएगा हार्ट अटैक। बोलो क्या आएगा? हार्ट अटैक। पक्का? तो बताओ कौन सी आर्टरीज का ब्लॉकेज खतरनाक है? एओर्टा का। कौन सी आर्टरी? कोरोनरी। तो आज मैंने डबल सर्कुलेशन में 2 मुख्य और 2 एसेसरी चीजें पढ़ाई, सिस्टमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम। चारों बता पाओगे? बताओ। हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, टोटल सिस्टम। हार्ट टू हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट। क्या नहीं आया? टोटल कितने सिस्टम हो गए? 4। चारों याद रहिए। नाउ इनका रेगुलेशन, बस इतना करके जाओ, बस के